क्या बिहार के सीवान जिले में सिर्फ एक मामूली जमीन विवाद के बहाने एक ऐसी गहरी और खौफनाक राजनीति स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो आने वाले चुनावों में पूरी आरजेडी खेमे और लालू परिवार के समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त कर देगी? क्या बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा विधायक ओसामा शहाब के खिलाफ जो 100 बंदूकधारी पुलिस कर्मियों की घेराबंदी हुई थी वो सिर्फ एक कानूनी पचड़ा था, या फिर ओसामा को सीवान की राजनीति से हमेशा के लिए आउट करने का कोई बहुत बड़ा पर्दे के पीछे का प्लान था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ओसामा शहाब का अगला कदम क्या होने वाला है? अब 17 जून को पटना हाईकोर्ट का आखिरी फैसला आएगा तो ओसामा के पास कौन से 3 रास्ते बचेंगे? क्या सीवान के डॉक्टर अंबेडकर भवन में दिशा की बैठक में अचानक आकर अधिकारियों के बीच बैठ जाना ओसामा की सिर्फ एक सरकारी हाजिरी थी, या फिर उन्होंने विरोधियों को ये साफ मैसेज दे दिया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है? आज हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी में कोई तारीख या घिसी पिटी पुलिसिया कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि सीधे बात करेंगे ओसामा शहाब का राजनीतिक भविष्य अब किस मोड़ पर खड़ा है, पुलिस के अगले कड़े हंटर का सच क्या है और सीवान की सड़कों पर अब आगे क्या होने वाला है। चलिए इस पूरी राजनीतिक विषाद को डिकोड करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ओसामा शहाब को इस समय किस विवाद में क्यों घसीटा गया। सीवान की जमीन पर इस समय एक बहुत बड़ा अंडरकरंट चल रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर के बाद से ही विरोधी खेमा लगातार इस ताक में था कि कैसे इस परिवार के राजनीतिक रसूख को पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया जाए। 15 अप्रैल को महादेवा थाना क्षेत्र के जूनापुर गांव में एक डॉक्टर दंपति की जमीन पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं थी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही ओसामा पर 30 से 40 हथियारबंद लोगों के साथ हमला करने और सीसीटीवी तोड़ने के आरोप लगे, स्थानीय प्रशासन ने इसे एक सामान्य एफआईआर की तरह नहीं लिया। इस केस को इतनी तेजी से ऊपर ले जाया गया कि 28 अप्रैल को सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज करा दी गई। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इस पूरे मामले में कानूनी से ज्यादा राजनीतिक टाइमिंग का खेल था, ताकि ओसामा को कानूनी पचड़ों में इतना उलझा दिया जाए कि वे क्षेत्र की जनता और अपने कोर वोट बैंक से पूरी तरह कट जाए। अब बात करते हैं उस 4 मई की रात की, जब सारण रेंज के डीआईजी और सीवान एसपी के नेतृत्व में 100 से अधिक भारी हथियारबंद पुलिसकर्मियों ने प्रतापपुर और नवलपुर के आवासों पर एक साथ धावा बोला। यहाँ सबसे बड़ा विश्लेषण ये है कि क्या पुलिस वाकई ओसामा को गिरफ्तार करने गई थी? जवाब है नहीं। पुलिस को भी अच्छी तरह मालूम था कि कोर्ट से तलाशी वारंट मिलने के बाद इतनी बड़ी फोर्स की मूवमेंट की भनक विधायक के खुफिया तंत्र को लग जाएगी। दरअसल ये छापेमारी ओसामा को पकड़ने के लिए कम और सीवान की जनता के बीच शहाबुद्दीन परिवार के उस अजय और खौफनाक रसूख के साइकोलॉजिकल डर को तोड़ने के लिए की गई थी। प्रशासन ये मैसेज देना चाहता था कि प्रतापपुर के किले के भीतर भी पुलिस की बंदूकें गरज सकती हैं, लेकिन ओसामा ने भी अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत का परिचय देते हुए पुलिस के जाल में फंसने के बजाय अंडरग्राउंड होना सही समझा और सीधे पटना हाईकोर्ट की तरफ अपने कानूनी सिपा सालार दौड़ा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ओसामा शहाब अब आगे क्या करेंगे। सीवान के डॉक्टर अंबेडकर भवन में दिशा की बैठक में उनकी अचानक एंट्री ने इस बात का साफ संकेत दे दिया। जब जिले के डीएम, एसपी और विरोधी दलों के नेता वहां मौजूद थे, तब ओसामा का अग्रिम पंक्ति में आकर बैठ जाना उनका पहला और सबसे बड़ा काउंटर अटैक था। उन्होंने बिना एक शब्द बोले प्रशासन को यह बता दिया कि पटना हाईकोर्ट से जो उन्हें अंतरिम रोक का सुरक्षा कवच मिला है, उसके दम पर वे अब बैकफुट पर नहीं रहने वाले। ओसामा का अगला कदम अब पूरी तरह से जमीन पर अपनी ताकत को रीपेंट करना है। वे आने वाले दिनों में सीवान के ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर सकते हैं। वे जनता के बीच इस पूरे मामले को एक बेकसूर युवा विधायक को प्रताड़ित करने की सरकारी साजिश के तौर पर पेश करने की रणनीति बना रहे हैं। यानी कि जो कानूनी मुसीबत उनके सामने आई थी, ओसामा अब उसे एक राजनीतिक विक्टिम कार्ड में तब्दील करने की पूरी तैयारी में है, ताकि सहानुभूति की एक नई लहर पैदा की जा सके। लेकिन क्या ओसामा की राह इतनी आसान है? चलिए इस पूरी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट का विश्लेषण करते हैं, जो 17 जून को आने वाला है। 17 जून को पटना हाई कोर्ट में इस केस की अंतिम और सबसे बड़ी सुनवाई होनी है।
जहां जस्टिस अजीत कुमार की बेंच के सामने सीवान पुलिस को अपनी सीक्रेट केस डायरी पेश करनी है। यहाँ से ओसामा के भविष्य के लिए दो बड़े रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता होगा राहत का रास्ता। अगर कोर्ट पुलिस की केस डायरी में डॉक्टर दंपति के आरोपों को कमजोर पाता है और ओसामा की अग्रिम जमानत को परमानेंट कर देता है, तो ये ओसामा के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत होगी। इसके बाद वे शेर की तरह सीवान की राजनीति में दहाड़ेंगे और आरजेडी के भीतर उनका कद लालू परिवार की मजबूरी बन जाएगा। दूसरा रास्ता है खतरे की घंटी। लेकिन अगर 17 जून को कोर्ट ने अंतरिम रोक हटा ली और जमानत याचिका खारिज कर दी, तो पुलिस बिना 1 मिनट गवाए ओसामा को सीधे सलाखों के पीछे भेज देगी। अगर ऐसा हुआ तो ओसामा को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, जिससे सीवान में शहाबुद्दीन गुट का नेतृत्व पूरी तरह से बिखर जाएगा और विरोधी खेमा इस वैक्यूम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो ओसामा साहब का ये 1.5 महीने का कानूनी सफर सिर्फ एक जमीन विवाद का अंत नहीं, बल्कि सीवान की आने वाली 10 साल की राजनीति का पूरा क्लाइमेक्स तय करने वाला है। शहाबुद्दीन परिवार के इस वारिस ने दिखा दिया है कि वे केवल बाहुबल के भरोसे नहीं, बल्कि कानूनी दांवपेच और प्रशासनिक ऑप्टिक्स के मामले में भी अब पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में असली परीक्षा इस बात की होगी, क्या 17 जून के बाद भी ओसामा अपने सियासी किले को बचा पाते हैं या नहीं? क्या सीवान पुलिस के पास पर्दे के पीछे कोई ऐसा पुख्ता डिजिटल सबूत है जो ओसामा के सारे प्लान को फेल कर सकता है? यह देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या ओसामा साहब का दिशा की बैठक में जाना उनके मजबूत भविष्य का संकेत है? क्या 17 जून को कोर्ट से उन्हें पूरी राहत मिल जाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार की राजनीति के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और कड़क पड़ताल के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।